नमस्कार मित्रों, और आज पढ़ेंगे शिक्षण तकनीक 10 समूह कार्य ग्रुप वर्क। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को 3 से 5 बच्चों के छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके पूर्व नियोजित गतिविधियां कराने से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल व सुगम हो जाती है। इससे जो बच्चे कक्षा में शांत रहते हैं उन्हें अपने समूह में खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। शिक्षक को समूह कार्य से पूर्व यह योजना बनानी होगी कि समूह में बच्चे क्या करेंगे और उस गतिविधि से वे क्या सीखेंगे, इससे लाभ क्या होंगे। सभी बच्चे समूह चर्चा में प्रतिभाग करेंगे, बच्चों की झिझक दूर होगी। सभी बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे, बच्चों में एक दूसरे की मदद करने की भावना जागृत होगी। समूहों में सभी को गतिविधि में मौका मिलने से बच्चे प्रसन्न होंगे। समूह में सभी को बारी बारी से शामिल करने में बच्चे परस्पर सहयोग कर अधिक सीखेंगे। कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होगा। इस तकनीक को निम्नांकित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। उदाहरण 1 है कक्षा 6 के लिए 40 मिनट, विषय है विज्ञान। लर्निंग आउटकम, बच्चे सजीव व निर्जीव में अंतर को समझते हैं। आवश्यक सामग्री, कुछ निर्जीव वस्तुएं जैसे पेन, पेंसिल, डस्टर, किताब, स्केल, रबड़, कटर। जानवरों जैसे हाथी, कुत्ता, बिल्ली तथा कुछ पेड़ पौधों के चित्र कार्ड। शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक बच्चों को 5-5 के छोटे समूहों में बैठाते हैं। शिक्षक सर्वप्रथम बच्चों से कहते हैं, आप अपने समूह में चर्चा करते हुए अपने परिवेश या आसपास जिन भी जीवों या वस्तुओं को देखते हो उनकी एक सूची बनाओ। सभी बच्चे अपने अपने समूह में चर्चा करते हैं तथा इन वस्तुओं की सूची बनाते हैं। सूची बना लेने के पश्चात शिक्षक कहते हैं, अच्छा, अब आप लोग अपने समूह में पुनः चर्चा करें कि आपकी सूची के कौन सी वस्तुओं में जान होती है तथा किसमें जान नहीं होती है। बच्चे अपने अपने समूह में पुनः चर्चा करने लगते हैं तथा शिक्षक के निर्देशानुसार पुनः सूची तैयार करते हैं। सभी समूह अपनी सूची को कक्षा के समक्ष प्रस्तुत भी करते हैं। एक समूह ने पेड़ को जान ना होने की सूची में डाल रखा है। प्रत्येक समूह के प्रस्तुतिकरण के दौरान बच्चों में प्रत्येक वस्तु पर चर्चा करते हैं तथा उस समूह के बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने उस वस्तु को अमुक सूची में क्यों रखा। शिक्षक सभी समूहों व बच्चों को चर्चा में शामिल करते हुए सजीव व निर्जीव के मुख्य गुणों व लक्षण जैसे प्रचलन अथवा गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, संतान उत्पन्न करना इत्यादि पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार बच्चों को अपने परिवेश में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से सजीव व निर्जीव के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हैं। शिक्षक पहले संक्षेप में जीवधारियों के लक्षण जैसे प्रचलन अथवा अर्थात गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, संतान उत्पन्न करना इत्यादि को बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि निर्जीव वस्तुओं, मृत वस्तुओं में ये लक्षण नहीं होते। शिक्षक अब बच्चों द्वारा एकत्र की गई सामग्री को समूह में बांटते हैं तथा कहते हैं, इन सामग्रियों को आपको ध्यान से देखना है। 15 मिनट तक आपस में खूब बातचीत करो और फिर अभी तक हुई चर्चा के आधार पर 2 सूचियां बनाओ। प्रथम सूची सजीव वस्तुएं, द्वितीय सूची निर्जीव वस्तुएं। इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक प्रत्येक समूह के पास जाते हैं तथा यह देखते हैं कि समूह चर्चा में प्रत्येक बच्चा शामिल है या नहीं। इस प्रकार कक्षा की गतिविधियों में सभी बच्चों को शामिल करते हुए तथा उनकी प्रगति का सतत आकलन करते हुए शिक्षक अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कंसोलिडेशन में इस प्रकार समूह आधारित गतिविधि के माध्यम से शिक्षक बच्चों में सजीव व निर्जीव वस्तुओं के बारे में समझ विकसित करते हैं। विशेष में शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में समूह कार्य तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। दूसरा उदाहरण है कक्षा 3 के लिए 40 मिनट, विषय है गणित। लर्निंग आउटकम क्या होगा?
बच्चे विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को समझते हैं। आवश्यक सामग्री पेंसिल, पेन, छोटी स्केल आदि। शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षक बच्चों को 5-5 के छोटे समूहों में बांटकर गोल में बैठाते हैं। सभी विद्यार्थी अपने अपने समूह में अपनी पेंसिलों को निकाल लेते हैं। अब शिक्षक विद्यार्थियों को पेंसिल को जोड़कर फर्श पर चौकोर, त्रिकोण आदि आकृति बनाने को कहें। इसके लिए पहले शिक्षक स्वयं आकृतियां श्यामपट्ट पर बनाकर दिखाते हैं। अपने अपने समूहों में विद्यार्थी छोटी बड़ी पेंसिलों को जोड़कर किसी एक आकृति को बनाते हैं। अब शिक्षक सभी समूह को अन्य समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को देखने को कहते हैं। सभी समूह एक दूसरे के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को देखते हुए कक्षा का दौरा करते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक अन्य समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को देखते हैं तथा अपने समूह की आकृतियों से उसकी तुलना भी करते हैं। फिर वे वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक प्रत्येक समूह के पास जाते हैं तथा यह देखते हैं कि समूह कार्य में प्रत्येक बच्चा शामिल है या नहीं। इस प्रकार कक्षा की गतिविधियों में सभी बच्चों को शामिल करते हुए तथा उनकी प्रगति का सतत आकलन करते हुए शिक्षक अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अब प्रत्येक समूह अपनी बनाई आकृति तथा दूसरे समूहों की आकृतियों पर अपनी टिप्पणी समस्त कक्षा के समक्ष रखते हैं। समूह कार्य के माध्यम से यह कक्षा आगे बढ़ती है। कंसोलिडेशन। इस प्रकार समूह आधारित गतिविधि के माध्यम से शिक्षक सभी बच्चों को पेंसिल या अन्य माध्यम से त्रिकोण, चौकोर, आयत, वर्ग व वृत्त की आकृति बनवाकर आकृतिवार उनकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में समूह कार्य तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। शिक्षण तकनीक 11 जोड़ी में कार्य, पेयर वर्क। शिक्षक सामान्य कक्षा शिक्षण में आवश्यकता के अनुसार दो बच्चों की जोड़ी बनाकर पढ़ने तथा अन्य गतिविधियों का अभ्यास कराते हैं। जोड़ी बनाने का कार्य यदि सुविचारित ढंग से किया जाए तो परिणाम उत्साहवर्धक हो जाते हैं। जोड़ी में एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला होना चाहिए ताकि दूसरा बच्चा उससे लाभान्वित हो। जोड़ी बनाने के साथ जोड़ी में उन्हें क्या कार्य दिया जाए इसकी योजना शिक्षकों को पूर्व में ही बना लेनी चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? जोड़ी बनाकर बच्चों को बिना भय संकोच अपने कक्षा मित्र साथी के साथ विचार विमर्श का मौका मिलेगा। जोड़ी में बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे से वाद विवाद भी करेंगे। जोड़ी में बच्चे तर्क वितर्क करके किसी समस्या का समाधान खोजेंगे। इस तकनीक को निम्नांकित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। कक्षा 3 के लिए 40 मिनट, विषय गणित। बच्चे सेंटीमीटर पैमाना समझते हैं तथा स्केल से नाप लेते हैं। आवश्यक सामग्री स्केल, जोड़ियों के अनुसार संख्या। शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षक कक्षा के बच्चों को 2-2 की जोड़ियों में बांटते हैं। प्रत्येक जोड़ी को एक स्केल देते हैं। शिक्षक स्केल को दिखाते हुए बताते हैं कि स्केल में कुल कितने सेंटीमीटर हैं और 1 सेंटीमीटर में कुल कितने मिलीमीटर हैं। बच्चे अपने जोड़ीदार के साथ स्केल में सेंटीमीटर और मिलीमीटर की पहचान करते हैं और फिर चर्चा करते हैं। अब शिक्षक बोर्ड पर एक सारणी बनाते हैं जो निम्नवत है। वस्तु का नाम पेंसिल, किताब 1 है, किताब 2 है और कॉपी 3। लंबाई सेंटीमीटर व मिलीमीटर में, तो इन सभी को माप के लिखना होता है। शिक्षक प्रत्येक जोड़ी को स्केल से वस्तुओं की लंबाई नापकर सेंटीमीटर व मिलीमीटर में लिखने को कहते हैं। शिक्षक एक उदाहरण के तौर पर एक पुस्तक की लंबाई मापकर श्यामपट्ट पर लिखते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। प्रत्येक जोड़ी अपनी कॉपी में सारणी बनाती है तथा वस्तुओं की माप को स्केल द्वारा मापकर सारणी में सेंटीमीटर व मिलीमीटर में लिखते हैं।
फिर प्रत्येक जोड़ी के बच्चे अपने कार्य को शिक्षक को दिखाते हैं और माप बताते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक प्रत्येक जोड़ी के पास जाते हैं तथा यह देखते हैं कि जोड़ी के दोनों बच्चे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार कक्षा की गतिविधियों में सभी बच्चों को शामिल करते हुए तथा उनकी प्रगति का सतत आकलन करते हुए शिक्षक अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चे अन्य आकृतियों को भी सेंटीमीटर अथवा मिलीमीटर में नाप लेते हैं। इस प्रकार जोड़ी आधारित गतिविधि के माध्यम से शिक्षक बच्चों में लंबाई के मापन के बारे में समझ व दक्षता विकसित करते हैं। शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में जोड़ी में कार्य तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। उदाहरण 2 है कक्षा 6 के लिए विज्ञान विषय के लिए लर्निंग आउटकम है बच्चे भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं में अंतर को समझते हैं। आवश्यक सामग्री कुछ वस्तुएं जैसे बर्फ, मोम, दूध, दही, नींबू, कागज, स्प्रिट, लैंप, मोमबत्ती, मैग्नीशियम, फीता, गुब्बारे। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक कक्षा के बच्चों को 2-2 की जोड़ियों में बांटते हैं तथा उन्हें साथ साथ बैठने को कहते हैं। शिक्षक पहले संक्षेप में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के दैनिक जीवन संबंधी उदाहरण देकर दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। इसके लिए शिक्षक प्रयोगात्मक रूप से कक्षा में मोमबत्ती जलाकर मोम टपकाते हैं। इसे थोड़ा ठंडा होने पर बच्चों को दिखाते हैं कि मोम पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त हो गया है। अब एक दूसरा उदाहरण भी दिखाते हैं। बर्फ को गर्म करते हैं जिससे यह पानी में परिवर्तित होता है और क्रमशः भाप बन जाता है। भाप बर्तन में ढके ढक्कन में चिपक जाती है तथा पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार बर्फ का पानी फिर भाप तथा उसके बाद पुनः पानी में परिवर्तित होते दिखाते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक बच्चों को भौतिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं। वे बच्चों को इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो पूछने के लिए कहते हैं। अब शिक्षक रासायनिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए दूध में नींबू डालते हैं तथा मैग्नीशियम फीता को जलाकर दिखाते हैं। दोनों परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। बच्चे शिक्षक द्वारा की जा रही गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं तथा इससे संबंधित अपने प्रश्नों को भी रखते हैं। अब शिक्षक जोड़ी में बैठे बच्चों को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि आपने जो यहाँ देखा और अपने चारों ओर या अपने घर में इस प्रकार के परिवर्तन जो रोज देखते हो उसके आधार पर आपस में बातचीत करें और भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की सूची बनाएं। बच्चे अपने जोड़ीदार से बात करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं तथा फिर भौतिक परिवर्तनों तथा रासायनिक परिवर्तनों की सूची बनाते हैं। भौतिक परिवर्तनों की सूची, रासायनिक परिवर्तनों की सूची। शिक्षक प्रत्येक जोड़ी को सूची पढ़ने को कहते हैं। शिक्षक सतत रूप से यह आकलन करते रहते हैं कि कौन सी जोड़ी बेहतर चर्चा कर सूची बना रही है तथा किस जोड़ी को सहयोग की आवश्यकता है। इस प्रकार कक्षा की गतिविधियों में सभी बच्चों को शामिल करते हुए तथा उनकी प्रगति का सतत आकलन करते हुए शिक्षक कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कंसोलिडेशन इस प्रकार जोड़ी आधारित गतिविधि के माध्यम से शिक्षक बच्चों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में समझ व दक्षता विकसित करते हैं। शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में जोड़ी में कार्य तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। शिक्षण तकनीक 12 परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस, यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस। प्रायः शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में टीएलएम की अनुपलब्धता के बारे में कहते सुनते देखे जाते हैं। संभवतः ऐसे शिक्षक अपना ध्यान प्रकृति की ओर आकृष्ट नहीं करते। वास्तव में प्रकृति ही प्रयोगशाला है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमारे स्कूल में, कक्षा में, गांव में, घर में हमारे चारों ओर शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। हमें थोड़ा गौर से देखना होगा। प्रारंभ में गणित पढ़ाने के लिए अनाज के दाने, मक्के के दाने, पत्तियां, फूल, फल, बीज, कंकड़, पत्थर, सीप, माचिस की तीलियां, आइसक्रीम के
प्रयुक्त चम्मच, पेंसिलें, रबड़, कटर आदि अनेक वस्तुएं जिनका उपयोग शिक्षण प्रक्रिया में किया जा सकता है। कुछ शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षक बच्चों की सहायता से अथवा स्वयं भी बना सकते हैं। शिक्षक के थोड़े से प्रयास के द्वारा स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके कक्षा शिक्षण किया जा सकता है। इससे लाभ क्या होंगे? यह स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, मुफ्त अथवा कम पैसों में मिल जाएंगे। बच्चे इन वस्तुओं से पूर्व परिचित होते हैं, इसलिए इनका उपयोग उन्हें रुचिकर लगेगा। अवधारणाओं को स्पष्ट करने में आसानी होगी। इनके टूटने, फूटने या नष्ट होने पर किसी कठिनाई का भी अनुभव नहीं होगा। इस तकनीक को निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। कक्षा 6 के लिए है विज्ञान विषय। लर्निंग आउटकम है बच्चे वाष्पीकरण एवं संघनन का अर्थ एवं दैनिक जीवन में इसके उपयोग को समझते हैं। आवश्यक सामग्री है गमले में लगा पौधा, ठंडा बोतल, जेल, पारदर्शी थैला। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक अपनी कक्षा में गमले में लगा पौधा तथा ठंडा बोतल, जल लेकर आते हैं। वे इस गमले तथा पौधे को बच्चों को दिखाते हैं। शिक्षक बच्चों को गमले में लगे पौधे जल डालने को कहते हैं। बच्चे उसमें जल डालते हैं। अब शिक्षक पौधे की एक टहनी में पारदर्शी थैली लगाते हैं। इसके बाद उसे कक्षा के बाहर सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। बच्चे भी कक्षा के बाहर गमले में लगे पौधे की टहनी जो पारदर्शी थैले से ढकी है का अवलोकन करते हैं। साथ ही वे यह भी देखते हैं कि पत्ती से जल की बूंदें पारदर्शी थैली पर दिखाई पड़ती हैं। शिक्षक स्पष्ट करते हैं कि यह सूर्य की किरणों से पड़ने वाले ताप के कारण होता है। सभी बच्चे अपनी कक्षा के बाहर सूर्य के प्रकाश में गमले में लगे पौधे की पत्तियों पर या ठंडी बोतल पर जल की बूंदें देख रहे हैं जो जल वाष्प के ठंडा होने से बनती हैं। शिक्षक यह बताते हैं कि यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पीकरण संघनन। शिक्षक बच्चों को वाष्पीकरण एवं संघनन की प्रक्रिया को परिवेशी संसाधनों जैसे घर में गीले कपड़ों तथा चाय की केतली से भाप का द्रव में बदलने वाली प्रक्रिया से जोड़कर देखने के लिए कहते हैं। सभी बच्चे अपने घरों में इस प्रक्रिया को देखते हैं तथा अगले दिन अपनी प्रतिक्रिया कक्षा में बताएंगे। अब शिक्षक बच्चों को वाष्पीकरण एवं संघनन के दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों की सूची बनाने के लिए कहते हैं। सभी बच्चे सूची बनाते हैं। शिक्षक सभी बच्चों की सूची को देखते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक प्रत्येक बच्चे के पास जाते हैं तथा यह देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार कक्षा की गतिविधियों में सभी बच्चों को शामिल करते हुए तथा उनकी प्रगति का सतत आकलन करते हुए शिक्षक कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कंसोलिडेशन। इस प्रकार परिवेशी संसाधनों का उपयोग करते हुए शिक्षक बच्चों में वाष्पन तथा संघनन व इनके दैनिक जीवन में महत्व के बारे में समझ विकसित करते हैं। शिक्षक बच्चों को यह बताते हैं कि किसी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन तथा यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, जबकि भाप के द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। द्रव से वाष्प बनना क्रिया है वाष्पन और वाष्प से द्रव बनना संघनन। शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में परिवेशी संसाधनों का उपयोग तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। शिक्षण तकनीक 13 है। अभ्यास के अवसर देना, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है।
आपने गणित और अंग्रेजी विषय के अध्यापकों को देखा होगा कि वे पहले किसी अवधारणा जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, लाभ, हानि, प्रतिशत, दशमलव आदि को अनेक प्रकार से स्पष्ट करते हैं और इसके बाद सभी बच्चों को अभ्यास प्रश्न देकर अपने आप अभ्यास करने का अवसर देते हैं। बार बार अभ्यास करने से विषय वस्तु की अच्छी समझ बन जाती है। कक्षा शिक्षण के पश्चात निरंतर अभ्यास दिया जाना विज्ञान, भाषा आदि सभी विषयों में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इससे लाभ क्या होंगे? बच्चों में संबंधित दक्षताओं की स्थायी समझ बनेगी, बच्चों को स्वयं करके सीखने का मौका मिलेगा, बच्चों को बार बार अभ्यास करने में सफलता प्राप्त होने पर संतुष्टि मिलेगी। इस तकनीक को निम्नांकित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। कक्षा 1 के लिए हिंदी विषय है। लर्निंग आउटकम: बच्चे विभिन्न वर्णों अथवा अक्षरों को जोड़कर मात्रिक शब्द बनाते हैं। आवश्यक सामग्री: वर्णों के पासे, वर्णों के कट कार्ड, रंगीन चित्रों के कार्ड्स। शिक्षण प्रक्रिया: शिक्षक वर्णमाला के अक्षरों को काटकर विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार कट कार्ड, पासे और रंगीन चित्र कार्ड की व्यवस्था पूर्व में ही कर लेते हैं। शिक्षक सर्वप्रथम रंगीन चित्र कार्ड और वर्णों के पासे प्रत्येक बच्चों में बांट देते हैं। बच्चे रंगीन चित्रों और पासों को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं कि आज तो कोई खेल होने वाला है। शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि अपने पासों को बार बार फेंक कर चित्रों से मिलाना है। शिक्षक उदाहरण के तौर पर 2-3 बार स्वयं पासे को फेंककर चित्र से मिलान करके अमात्रिक शब्द बनाकर दिखाते हैं। बच्चे पासे फेंक फेंक कर अपने आप चित्रों से मिलान कर अमात्रिक शब्द बनाते हैं। उदाहरण: कमल, कमल। अब शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि वे अपने वर्णों कार्डों को चित्रों से मिलाएं और शब्द बनाएं। शिक्षक 2-3 बार स्वयं चित्रों से मिलान कर अमात्रिक शब्द बनाकर दिखाते हैं। बच्चे अपने वर्णों के कार्डों को चित्र से मिलान करके अमात्रिक शब्द बनाते हैं। उदाहरण: घर। शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों के कार्यों का लगातार अवलोकन करते हैं। वे संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास जाते हैं तथा यह देखते हैं कि वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार कक्षा की गतिविधियों में सभी बच्चों को शामिल करते हुए तथा उनकी प्रगति का सतत आकलन करते हुए शिक्षक कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कंसोलिडेशन: इस प्रकार अभ्यास के विभिन्न अवसर प्रदान कर शिक्षक बच्चों में वर्णों अथवा अक्षरों को जोड़कर अमात्रिक शब्द बनाने की समझ व दक्षता विकसित करते हैं। शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में अभ्यास के अवसर देना तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। उदाहरण 2 है कक्षा 3 के लिए, विषय हिंदी है। लर्निंग आउटकम: बच्चे सरल मात्रिक शब्दों को पहचानते व लिखते हैं। आवश्यक सामग्री: माथापच्ची, तंबोला चार्ट। शिक्षण प्रक्रिया: शिक्षक बच्चों को छोटे छोटे 4 समूहों में बैठाते हैं। शिक्षक बच्चों से सामान्य बातचीत के साथ चर्चा शुरू करते हैं, जैसे आज आपने स्कूल आते समय रास्ते में क्या क्या देखा, रामू आज क्या खाकर आए हो, आदि। इस प्रकार शिक्षक बच्चों के घरों में खाए जाने वाले कुछ सामान्य खाद्य पदार्थों के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ शब्दों को शिक्षक श्यामपट्ट पर भी लिखते हैं। अब शिक्षक पूर्व में ही बनाए गए एक तंबोला चार्ट को सामने दीवार पर लगा देते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें लिखे अक्षर प्रत्येक बच्चे को साफ साफ दिखाई पड़े। यहाँ चार्ट को श्यामपट्ट पर भी बनाया जा सकता है। तो ये तंबोला चार्ट है। अब शिक्षक प्रत्येक समूह से कहते हैं कि इसमें कम से कम 6 बर्तन, 12 खाने पीने की चीजें, 3 लिखने पढ़ने की चीजें और 2 पहनने वाली चीजें हैं। तुम सीधी आड़ी तिरछी रेखाओं से मिलाते हुए इन शब्दों को ढूंढो।
और अपनी कॉपी में इसकी सूची बनाओ। बच्चे अपने अपने समूह में आपस में चर्चा करते हुए शब्दों को ढूंढते हैं तथा उन्हें अपनी कॉपी पर लिखते हैं। इस दौरान शिक्षक कक्षा में सभी समूहों के कार्यों का लगातार अवलोकन करते हैं। वे संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक समूह के पास जाते हैं तथा यह देखते हैं कि सभी बच्चे इसमें शामिल हैं या नहीं। इस प्रकार शिक्षक सभी बच्चों को शामिल करते हुए तथा उन्हें अभ्यास के विभिन्न अवसर देते हुए उनकी प्रगति का सतत आकलन करते हैं तथा अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कंसोलिडेशन में इस प्रकार अभ्यास के विभिन्न अवसर प्रदान कर शिक्षक बच्चों में मात्रिक शब्दों को पढ़ने व बनाने की दक्षता विकसित करते हैं। शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में अभ्यास के अवसर देना तकनीक को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बनाएं। तकनीक है 14, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। सामान्य कक्षा शिक्षण में शिक्षक प्रायः विषय वस्तु को अनेक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापक अनेक उदाहरण देकर उसी तथ्य को बार बार दोहराते हैं। शिक्षक द्वारा अनेक तरीकों का प्रयोग करते हुए बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति करना विषय वस्तु को ग्राह्य बना देता है। अधिकांश बच्चे पुनरावृत्ति करने से लाभान्वित होते हैं। उदाहरण, जिस प्रकार स्प्रिंग की लंबाई 3 से 4 फुट होती है, लेकिन इसमें प्रयुक्त तार की लंबाई 2-2.5 गुना अधिक होती है। उसी प्रकार कक्षा में शिक्षक किसी एक अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अनेक बार पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति की तकनीक धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होती है। इससे लाभ क्या होंगे? सामान्य और तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को भी अवधारणाएं स्पष्ट होंगी। विषय वस्तु की समझ एवं स्पष्टता आएगी। शिक्षक में अपने शिक्षण के प्रति संतुष्टि का भाव आएगा। इस तकनीक को निम्नांकित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। कक्षा 7 के लिए विज्ञान विषय लर्निंग आउटकम है, बच्चे पौधों में अलैंगिक एवं लैंगिक जनन क्रिया में अंतर को समझते हैं। आवश्यक सामग्री है फफूंदी लगी ब्रेड, अजूबा की पत्ती, गुलाब की टहनियाँ, मनी प्लांट की टहनी, सरसों के फूल, फल, बीज वाली शाखा, कद्दू के मादा फूल वाली शाखा। शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षक प्रारंभ में पौधे में अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में अवधारणा स्पष्ट करते हैं कि यदि पौधे के शरीर का कोई अंग जैसे पत्ती, तना, जड़ काटकर मिट्टी में रोपित करें तो एक नया पौधा तैयार होता है। उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यदि पौधों में परागण के पश्चात फल और बीज बनते हैं और बीजों को बोने पर नया पौधा विकसित होता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब शिक्षक गुलाब, बेला, गन्ना, मनी प्लांट, अजूबा की पत्ती बच्चों को दिखाते हैं तथा उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं। बरसात के दिनों में गुलाब की टहनी मिट्टी में रोपने पर क्या होगा? बरसात के दिनों में अजूबा की पत्ती को मिट्टी में रोपने पर क्या होगा? बरसात के दिनों में बेला की टहनी को मिट्टी में रोपने पर क्या होगा? बरसात के दिनों में ब्रेड में फफूंदी क्यों लग जाती है? जब पत्ती, तना, जड़ आदि पौधों के अंगों को रोपने से नया पौधा बन जाए तो इस जनन को क्या कहते हैं? बच्चे उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर अपनी समझ से देते हैं। शिक्षक सही उत्तर पर बच्चों को शाबाशी देते हैं। आवश्यकता अनुसार शिक्षक स्वयं भी उत्तर बताते हैं तथा बच्चों को उसे फिर से कहने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके पश्चात शिक्षक लैंगिक जनन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आम और नीम के पौधे बीज बोने पर उगते हैं। ऐसे पौधे को बीज बोने से उगते हैं। ऐसे पौधे
जो बीज बोने से उगते हैं, जैसे आम, नीम, इमली, गेहूं, चना आदि के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। सरसों में भी लैंगिक जनन होता है। अब शिक्षक बच्चों से अलैंगिक जनन वाले पौधे और लैंगिक जनन वाले पौधों की सूची बनाने को कहते हैं। बच्चे लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन वाले पौधों की सूची बनाते हैं। इस दौरान शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों के कार्य का लगातार अवलोकन करते हैं। वे संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास जाते हैं तथा यह देखते हैं कि वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे की प्रगति का सतत आकलन करते हुए शिक्षक अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कंसोलिडेशन में शिक्षक लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन के अंतर को पुनः स्पष्ट करते हैं कि जो पौधे बीजों को बोने से उत्पन्न होते हैं वे लैंगिक प्रजनन की श्रेणी में आते हैं, जैसे आम, नीम, इमली आदि, तथा जो पौधे कलम अथवा उसके टहनियों को मिट्टी में लगाने से नए पौधे बन जाते हैं वे अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी में आते हैं, जैसे मनी प्लांट, अजूबा, गुलाब, फफूंदी। इस प्रकार अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति कर शिक्षक बच्चों में लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन पर समझ को पुष्ट करते हैं। शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। शिक्षण तकनीक 15, सकारात्मक प्रतिपुष्ट देना। तो चलिए मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।